तो बैटल ऑफ बंगाल में हम बात कर रहे हैं अमित शाह के उस दावे की। गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी बंगाल के अंदर। वो ये भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी नंदीग्राम हार रही हैं और साथ ही साथ उनकी सियासी जमीन अब खिसक चुकी है। इसी का विश्लेषण चल रहा है। तपस ने एक बड़ी अच्छी बात की थी। तपस ने कहा था कि जब से अभिषेक बनर्जी का युवा तृणमूल कांग्रेस और जो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस थी उसमें एक साल में जो संघर्ष चल रहा है उसके चलते उनका वहां पर संगठन कमजोर हुआ है। इसके अलावा कई सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए। ऐसे में क्या दीदी के पास मजबूत संगठन है, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि महुआ मोइत्रा आखिरकार उनकी बनारस से लड़ने की बात क्यों कर रही हैं। क्या चीफ मिनिस्टर के तौर पर बनारस से लड़ेंगी या हारने के बाद अपनी राजनीतिक जमीन को राष्ट्रीय स्तर पर तलाशने के लिए, क्योंकि उन्होंने उन नेताओं को भी लेटर लिखा कि बीजेपी के खिलाफ हमें एकजुट होना है जिनके खिलाफ वेस्ट बंगाल चुनाव में वो लड़ रही हैं। मेरे साथ एनके सिंह साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, सुबीर भौमिक है वरिष्ठ पत्रकार, आरपी सिंह साहब है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, रवि ओझा है टीएमसी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, तपस भी मेरे साथ बने हुए हैं, रवि से। रवि, महुआ मोइत्रा कह रही है कि चोटी वाले राक्षस, क्या जो भी लोग चोटी पहनते हैं या शिखा लगाते हैं जो हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है वो राक्षस होते हैं? नहीं, वो राक्षस नहीं होते हैं, लेकिन जो इंसान होकर के मुंह से आग उगलते हैं वो लोग जरूर राक्षस होते हैं। किसके लिए कह रहे हैं आप ये? जिसके लिए आप कह रहे हैं। मैं तो किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो महुआ मोइत्रा के सवाल पर सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि उन्होंने जनरलाइज किया। उन्होंने कहा हमारे लिए रोहिंग्या क्लेन बहुत अच्छा है, इसके बावजूद कि हम चोटी वाले राक्षस हो जाएं। एक बार फिर से दोहराइएगा साहब, आपकी आवाज नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए रोहिंग्या का गोत्र बहुत अच्छा है, इससे बेहतर कि हम चोटी वाले राक्षस हो जाएं। किसने कहा? महुआ मोइत्रा जी ने कहा? जी हाँ, ये उनका ट्वीट है। शायद आप पार्टी के नेता हैं लेकिन आपने उनका ट्वीट नहीं पढ़ा। निकाल लीजिए 2 दिन पहले का उनका ट्वीट, जब ममता बनर्जी ने अपने गोत्र की बात की थी उसके बाद। अब बिल्कुल ये गोत्र को लेकर के जो राजनीति पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से की जा रही है, सभी लोग बहुत पहले से बात जानते हैं। किसी ने नहीं की, सिर्फ ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया और किसी ने अपना गोत्र नहीं बनाया पश्चिम बंगाल में। बताने में आपत्ति क्या है? गोत्र बताने में आपने कहा गोत्र को लेकर जो राजनीति हो रही है, गोत्र को लेकर राजनीति किसी और ने नहीं की, आपकी पार्टी के नेता ने की है। दीदी ने मंच से अपना गोत्र बताया, इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई। मैं ये बात कह रहा हूं। तो अगर वो गोत्र बताएंगी, वो दीदी जो कल तक 2016 के अगर आप चुनाव की बात करें उसमें उनके सर पे नमाज पढ़ने वाली पोजीशन में अगर पोस्टर छपे होंगे और 2021 में वो गोत्र बताएंगी तो इस पर चर्चा होगी ना। इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने टोपी नहीं पहनी है धर्म की। मैं दिखाना शुरू करूं क्या? बताइए किसने पहनी है टोपी? नेताओं ने नहीं पहनी। कौन टोपी पहनकर कैंपेन कर रहा है? मुझे एक नाम बताइए। रवि ओझा जी, सुनिए, पहन करके कैंपेन किसी ने नहीं किया। आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं ना, वो तस्वीर किसी धार्मिक अनुष्ठान की है, एक दूसरे धर्म की। अच्छी बात है ना, लेकिन उसके पोस्टर लगाए नहीं जाते पूरे शहर के अंदर। कोलकाता को पार्ट दिया गया था उन पोस्टर से 2016 में, शायद याद नहीं है आपको। वो पोस्टर अगर पार्टी के तरफ से रिलीज किए जाएंगे तब सवाल उठाया जाएगा। तो कोई कार्यकर्ता अगर अपने तरफ से बना करके लगवाता है उसके लिए ममता बनर्जी दायी नहीं है। गजब बात करते हैं रवि ओझा जी। सुबीर जी, मुझे बताइए, ये ममता का 360 आरपी भाई, मैं एक मिनट आ रहा हूं। सुबीर जी से सवाल पूछता हूं कि पिछली बार 2016 में ममता के वो वाले पोस्टर और इस बार उनका गोत्र बताना, क्या 360 डिग्री टर्न नहीं था? और दीदी ये कह के क्या साबित करना चाहती थी पश्चिम बंगाल में? दीदी गोत्र बताकर ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनके खिलाफ जो मुमताज बेगम वगैरह उन्हें बोला जाता है और तुष्टीकरण का इल्जाम लगाता है, वो ये कहने को चाह रही है कि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी ब्राह्मण की बेटी हूं और ये सब। बट यहाँ दीपक 2-4 चीज मैं आपको बताना चाहूँ। ये जो तुष्टीकरण वाला हिसाब है ना, आप 2014 में देखिए जब मोदी वेव देश में चल रहा था और यहाँ ममता वेव चल रहा था, वो 42 सीटों में से तृणमूल को 34 सीटें हासिल हुआ। वैसा परफॉर्मेंस तो और कभी तृणमूल कर नहीं सकेगा। बट उस वक्त भी जो बंगाली मुसलमानों का इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा, 1 सीट दीदी को हासिल नहीं हुआ। उत्तर दिनाजपुर में सलीम जीत कर आए जो सीपीएम के हैं। नंबर 2 पे दीपा दास मुंशी, कांग्रेस। क्योंकि यहाँ ये एक ब्रॉड ब्रश जो है वो चलाना ठीक नहीं।
यहाँ बंगाली मुसलमानों में जहां खास तौर से उनका आबादी है, उनके लिए वो अब तब तक, मतलब आज के तारीख में क्या होगा वो ध्रुवीकरण हुआ है वो दूसरी बात है, पर तब तक ये लोग दीदी के पीछे सपोर्ट में नहीं आए। दीदी के सपोर्ट में उर्दू स्पीकिंग जो मुस्लिम्स है, कलकत्ता वाले, ये जो लीडर्स हैं जावेद खान, सुल्तान अहमद, इस तरह के लोग थे। इसका वजह ये है कि बंगाली मुसलमान तब तक भी कांग्रेस या सीपीएम को वोट देता रहा है। तो ये जो एक ध्रुवीकरण का हिसाब कि दीदी मतलब मुस्लिम और मुस्लिम मतलब दीदी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बंगाल के आज के तारीख में हालत थोड़ा बदल इसलिए गया है कि असम में एनआरसी होने के बाद वहां तो 11 लाख बंगाली हिंदुओं का नाम कट गया, 5-6 लाख बंगाली मुसलमानों का नाम कटा। तो इसके बाद जो ये भय विकी हो गया है कि यहाँ भाजपा आने से एनआरसी हो जाएगा, इसके चलते मुसलमानों में खास तौर से एक डरावना एक माहौल है, जिसके चलते वो समझते हैं शायद वो दीदी को वोट डाले सब मिलकर। बट कल तक भी जो बंगाली मुसलमान है ये दीदी को वोट नहीं डाल रहे थे। अगर वो डालते तो 2014 में जहां दीदी को इतना सीट हासिल हुआ था, स्वीप कर गए थे 34 सीट्स आउट ऑफ 42, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में उनको क्यों सीट नहीं मिला? ये यहाँ तो बंगाली मुसलमान जो है 66-70% पॉपुलेशन है। तो ये सब जो है ना, ये ऑटोमेटिकली उत्तर भारत वाला हिसाब यहाँ लाके उसके दूरबीन से बंगाल को देखना गलत चीज है। ये नंदीग्राम में भी अभी जबरदस्ती एक कम्युनल पोलराइजेशन का कोशिश जरूर हुआ है, बट कल तक ये बात नहीं था। और आप संगठन की बात कर रहे थे ना दीपक, दो चीज आपको बताऊं। दीदी का पार्टी तृणमूल कांग्रेस से निकल कर आया है। कभी भी इनके पास सीपीएम जैसा ऑर्गेनाइज्ड कैडर संगठन नहीं था। ये कैडर जो बात है ये जुड़ाई है सीपीएम के साथ। बीजेपी में आरएसएस का एक कोर सपोर्ट जो है, आरएसएस का जो कोर है वो डिसिप्लिन फोर्स है। बट बीजेपी में भी आज के तारीख में दीपक, बंगाल में 3-4 तरह के लोग घुस के बैठे हुए हैं। एक आरएसएस के लोग हैं जो आगमार्क आरएसएस बोला जाता है, दिलीप घोष जैसे, कुछ तृणमूल से गए हैं, कांग्रेस से गए हैं, लेफ्ट से गए हैं, और कुछ लोग अचानक टपक पड़े हैं जो किसी सामने के कोई एक्टर है, कोई ऐसा है। मिथुन चक्रवर्ती जैसा भी बंदा है जो कभी ज्योति बासु के साथ बैठते दिखाई देता था, फिर ममता के वहां से राज्यसभा में कॉन्टेस्ट किया, आज के तारीख में बहुत बड़ा भाजपा बन गया है। तो ये 5-6 तरह के लोग जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे हैं बीजेपी में, तो उनके लिए भी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या आरपी सिंह साहब, जो रवि ओझा बोल रहे हैं कि नहीं हमने चोटी वाले राक्षस किसी को नहीं बोला, हमने तो सिर्फ एक बात कही थी, एक स्टेटमेंट कहा था, क्या आपको लगता है सभी चोटी वाले राक्षस होते हैं? उन्होंने शैंडला ब्राह्मण को चोटी वाले राक्षस की परिभाषित किया था। ठीक है, उनको अगर वो ब्राह्मण हमारे चोटी वाले राक्षस लगते हैं तो दीदी भी अपने आप को उसी गोत्र के बताती है, तो राक्षस की बहन कौन उनकी सबको पता होना चाहिए। जिसको कहने की जरूरत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, मैंने आपको टोका क्या? अरे दीदी तो वहाँ पे स्टेज से कलमा पढ़ती थी, भूल गए आप? दीदी तो कलमा पढ़ती थी। अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। आप चाहे तो इसके बाद मेरे खिलाफ मुकदमा कर दीजिए, कोर्ट कचहरी कर लीजिए, मैं खड़ा होकर जवाब दे लूंगा। पर जो सच है वो यही है, दीपक मेरा बहन वहाँ पर कलमा पढ़ती थी, कोई छुपा क्या किसी से भी? बंगाल का संस्कृति है। अरे कोई छुपा क्या इस बात से? क्या आपने कहा कि भाजपा के लोग टोपी पहनकर जाते थे, कहाँ से कौन सबको देखते हो? असल में सच ये है, आप नंदीग्राम चुनाव हार चुके हैं, नंदीग्राम का चुनाव हार चुके हैं, इसलिए आप तड़फ रहे हैं। आपकी हालत वैसे होने वाली है जैसे बुद्धदेव की वहां पर हुई थी जादवपुर से, जैसे बुद्धदेव भट्टाचार्य की हालत जादवपुर से हुई थी और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। वही हालत टीएमसी की होने वाली है। ममता बनर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म नहीं हो, आप लोगों ने साथ जगह वहां रहकर 2.5 घंटे वहां पर एक पोलिंग बूथ पर बैठकर राम आगे बढ़ रहा है बंगाल में, तो समझ आ रहा है लोगों को। अवस्था आपकी क्या होगी समय बताएगा। बड़ी अब अगला ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। अब आप ईवीएम पे ठीक तरफ बोलिए, आप इलेक्शन कमीशन पे ठीक तरफ बोलिए,
जो चुनाव हारने वाला होता है या जो चुनाव हारता है वो ईवीएम की बात करता है। आप ईवीएम की बात करते हैं, ये और अच्छा कर दिया आपने ईवीएम की चर्चा करी तो स्पष्ट हो गया कि आप चुनाव हार रहे हैं। बातों को काटिए मत, बातों को अरे आप चिट्ठी लिखते हैं, आप बाकी नेताओं को चिट्ठी लिखते हैं, दुहाई देते हैं, अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो ये जय श्री राम वाले हमारे को खत्म कर देंगे। चिट्ठी लिखी कि अल्लाह के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो जय श्री राम वाले हमको खत्म कर देंगे। जाति के नाम पे जहर घोल रहा पूरे भारत में। क्यों करेंगे भैया? ऐसे नफरत। अरे मैं जाति थोड़ा कह रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अच्छा चलिए, आप ममता दीदी को बोलो एक बार जय श्री राम बोल दे, अभी चुनाव बाकी है। मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, ममता दीदी को बोलिएगा जय श्री राम बोल दे एक बार। जो तानाशाही कायम मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, ममता दीदी को बोलिए एक बार जय श्री राम बोल दे। अरे सिंह साहब, जनता जवाब देगी। अच्छा सिंह साहब ये बताइए, सुबीर भौमिक ने अभी कहा है, आरपी सिंह साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सुबीर भौमिक ने अभी कहा है कि कहीं करोड़ा बीजेपी ने बंगाल में कुंभा जोड़ा। क्या आप मानते हैं कि आपने बाकी पार्टी से लोगों को इंपोर्ट कर करके अपने आप को खड़ा किया है और तब भी दीदी को टक्कर दे रहे हैं? आपकी ओरिजिनलिटी वहां पर कुछ नहीं है बंगाल में। आरपी सिंह साहब देते हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं बैठ के चैनल पे। चलिए धन्यवाद, मैं आपको जवाब देता हूं। सुनिए जी, ममता दीदी ने जब पार्टी खड़ी की थी, कहां से खड़ी की थी? कहां के लोग आए थे? लेफ्ट पार्टी के, कांग्रेस के लोग आए थे। ये तो राजनीति है। आज उनकी पार्टी में क्योंकि लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि पार्टी रह गई दो लोगों की, वो है भतीजा और बुआ। लोग बुआ और भतीजे से बाहर आना चाहते हैं, लोग तंग है वहां पर, उनको कोई ना कोई राजनीतिक क्षेत्र चाहिए, कोई ना कोई राजनीतिक दल चाहिए, वो हमारे पास आ रहे हैं। जहां लोग तंग है प्रशांत किशोर से कि भैया ये बाहर का आदमी आकर हमको बताते कि हमको चुनाव कैसे लड़ना है, इसलिए लोगों ने कहा अच्छा भैया धन्यवाद, आप संभालिए भतीजे को और प्रशांत किशोर को, आप बाहर वाले को लाकर हमको बताएंगी कि हमको बंगाल की राजनीति कैसे करनी है। इसलिए बंगाल के नेताओं ने, टीएमसी के नेताओं ने और बाकी पार्टी के नेताओं ने कहा धन्यवाद, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? जवाब दीजिए रवि जी, जवाब दीजिए रवि जी। अगर आपकी पार्टी के नेता ही छोड़कर बीजेपी आना चाहते हैं तो आप बीजेपी को कैसे दोष दे सकते हैं? अरे हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं कि आप मत लीजिए और ले लीजिए। प्रार्थियों की कमी वैसी भी है। जब ये इन्होंने अंतिम तालिका वो की, लोगों के बीच में रखी प्रार्थियों की, उस समय इनकी जो अवस्था थी देखते बन रही थी। जिन प्रार्थियों को इन लोगों ने टिकट दिया वो लोग 1 घंटे बाद में तृणमूल कांग्रेस के झंडे पर रैलियां कर रहे थे। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से स्वर्गीय सोमेन मित्रा जी की अर्धांगिनी को टिकट दिया गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैंने दल जब ज्वाइन नहीं किया तो मुझे टिकट कैसे दे दिया गया है। इनके कार्यकर्ताओं ने इनके दफ्तर को जलाया है, कार्यालय को जलाया है, इनके नेताओं की तस्वीरों को फाड़ करके रोड पे जलाया गया, जूतों से पीटा गया है। पूरे पश्चिम बंगाल ने हसर इनका देखा है। और नेता चाहिए तो और लेकर के जाओ। ठीक है, मैं आखिरी सवाल एनके सिंह साहब से लेता हूं। एनके सिंह साहब, हमने बहुत डिस्कस कर लिया कि नंदीग्राम में ममता हार सकती है, क्या ममता की हालत खराब है, क्या ममता की जमीन खिसक रही है, जो अमित शाह जी ने कहा था। लेकिन ममता बनर्जी, आप माने या ना माने, देश की राजनीति में एक बड़ा कद है, बंगाल की राजनीति में उससे भी बड़ा कद है। क्या वो इतनी कमजोर हो सकती है इतने कम समय में? बड़ा अच्छा सवाल है दीपक जी। ये वन साइडेड ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी आज भी वहां कद्दावर नेता हैं। और आप गौर कीजिएगा कि 2016 में स्वीप किया था, कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, और तब बीजेपी थी। ये मुश्किल ये है कि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस रातों रात खड़े होते हैं, तृणमूल कांग्रेस का अपना कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं था, कमिटमेंट कैडर का था नहीं, एक लुम्पेनाइज्ड कैडर आया जो सीपीएम से भी कुछ वापस आया, कांग्रेस से। और अगर आप इलेक्शन चार्ट बनाएं 2014, 16 और 19, तो आप पाएंगे कि जनता ने पूरा मौका दिया ममता को प्योर मतलब वो करने का, किसी का पक्ष न ले और गवर्नेंस करे तो वो माइनॉरिटी अपीजमेंट ना करे। आप गौर से देखें 2016 जब मोदी का इतना बड़ा पूरे देश में वर्चस्व था, उस समय भी 2014 में 17% ही वोट मिले थे बीजेपी को। उसके बाद जब 16 आया तो ममता को जनता ने स्वीप कराया, और ये मुसलमान वोट नहीं थे,
ये 40, 42, 43% वोट होते हैं, 43% मुस्लिम वोट नहीं होता। लिहाजा ममता को यह एहसास करना था कि हमारी लीडरशिप की मकबूलियत के लिए ठीक है। सभी ने वोट दिया है, लिहाजा हिजाब पहनना और मस्जिदों में जाना, इसके साथ कुछ और भी करना था। मेरे ख्याल से वो ये भूल गई कि उनका कैडर कभी भी साथ छोड़ सकता है अगर वो स्ट्रक्चर ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। और यही हुआ, उनके भतीजे के आने के बाद वो पूरा का पूरा कैडर ढह गया। ठीक है, यहीं पर हम रोकेंगे क्योंकि हमारे पास आज वक्त इतना ही है, लेकिन 5 से 6 रोज आएंगे आपको बंगाल चुनाव की वस्तुस्थिति बना देने के लिए, ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर बने हुए हैं और आपको पल पल की अपडेट हम हफ्ते में 7 दिन 5 से 6 बजे तक रोजाना देते रहेंगे। दीदी का क्या हाल होगा कल, ये भी बताएंगे। लेकिन दादा यानी अमित शाह, दादा भी कहते हैं उनको लोग पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर हर बड़े भाई दादा ही होता है। दीदी और दादा ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसके बारे में हमारा ये विश्लेषण लगातार चलता रहेगा। फिलहाल एक ब्रेक।